Hello everyone, welcome back to our channel Foster Academy and I hope you are well and healthy. This is Shweta Panchal. स्वागत है आपको इस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और टॉपिक रहने वाला है हमारा बायोस्फीयर, है ना। और दूसरी बढ़िया वाली बात ये है कि स्टे लग रहा है, ये सब चीजें अब आप एक तरफ कर दीजिए क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपका। नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, बहुत ही कम टाइम आपके पास रह गया है, तो एमसीक्यूज जो है उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप चेक कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा 9 o'clock आपकी क्लास होती है डेली रात को, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं, एमसीक्यूज की क्लास है। दूसरी बात ये भी क्वेश्चन पेपर बनने वाला है और बिल्कुल इसी पैटर्न पर बनेगा और उसके लिए भी हम लाइव क्लास में ही उसको डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे पहले भी हमने किया है, तो लाइव क्लास में ही हम पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा जैसे आपको एग्जाम में आना है, उसी पैटर्न पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। और ये लाइव सेशन 9 बजे होता ही है, सभी को पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर ग्रेटेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन एरियाज वेयर प्लांट्स ग्रो वाइल्ड, क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड, स्पीशीज ओरिजिनेटेड, या फिर प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट। यानी पौधे जंगली होते हैं, फसलें उगाई जाती है, प्रजाति की उत्पत्ति होती है, फिर उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका यही वाला जाएगा, प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है, यानी उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ स्पीशीज दैट आर कंटेन्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाली प्रजातियों का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 50%। ठीक है, काफी ज्यादा है 50%। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुप्त प्राय प्रजातियों को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। लुप्त प्राय प्रजाति जो है उसको किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है उनको कौन से वाली लिस्ट के अंदर रखा गया है, कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, ब्लू लिस्ट, रेड लिस्ट, ग्रीन या फिर येलो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेड लिस्ट। ठीक है, लाल सूची में इनको रखा गया। इसके अलावा 2 और भी लिस्ट है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं क्यों। शिकार करने के लिए, संरक्षण के लिए, मनोरंजन के लिए, फिर पालतू जानवर के लिए। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ हंटिंग, कंजर्वेशन, रिक्रिएशन या फिर पेट्स। तो इसका आंसर आपका जाएगा संरक्षण के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह का क्या काम है, इनको जीवों को संरक्षित करना ही तो है। तो इसका आंसर आपका जाएगा कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 पर, एकल वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का नाम बताइए। वातावरण, जलमंडल, जीवमंडल या फिर स्थल मंडल। ठीक है, सिंगल ग्लोबल इकोसिस्टम के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा करेक्ट। तो इसका आंसर आपका जाएगा बायोस्फीयर, यानी जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल वो जगह होती है जहां पर आपका वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल ये तीनों मिल जाती हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशंस होती है सारी जहां पर लाइफ पनप सके, तो जीव मंडल इसको कहा गया है, यानी बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की प्राकृतिक निवासी नहीं है लेकिन प्रणाली में लाई गई हैं, उनको क्या कहते हैं। लुप्त प्राय प्रजातियां, विदेशी प्रजातियां, कमजोर प्रजातियां, फिर दुर्लभ। स्पीशीज विच आर नॉट द नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ द लोकल हैबिटेट बट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम आर कॉल्ड। एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है, एक्सोटिक कहा जाता है, वल्नरेबल या फिर रेयर। तो ये तीनों तो हो गई कैटेगरी आपकी। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सोटिक स्पीशीज, यानी विदेशी प्रजातियां। वो आपकी स्थानीय आवास की नहीं होती लेकिन फिर भी उनको प्रणाली में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विलुप्त पक्षी, यानी रिसेंटली वो बर्ड जो कि अब विलुप्त हो चुका है, उसका नाम आपको बताना है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैरोलिना पैराकीट। ठीक है, कैरोलिना पैराकीट, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। भारत सरकार ने इसी वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर 1970 में, 71 में, 72 में या फिर 73 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा वो जाएगा 1972 में। ठीक है, 1972 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यवान पौधों की सामग्री जो जंगल या खेती में अपरिवर्तनीय रूप से खो जाने की संभावना है
उसको व्यवहार्य स्थितियों में संरक्षित रखा जाता है। किस तरीके से? जीन लाइब्रेरी में, जीन पूल में, जीन बैंक में, फिर जैव भंडार में। valuable plant materials likely to become क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मूल्यवान पौधों की सामग्री जो कि जंगल या खेती में अपरिवर्तनीय रूप से खो जाने की संभावना जिसकी होती है, तो उसको व्यवहार्य स्थितियों में संरक्षित कैसे रखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, उनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है? जीन लाइब्रेरी के थ्रू, जीन पूल्स के थ्रू, जीन बैंक्स के थ्रू, या फिर बायो रिजर्व के थ्रू, जैव भंडार के थ्रू। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा जीन बैंक। ठीक है, जीन बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 है, आनुवंशिक क्षरण क्या है? ठीक है, जेनेटिक इरोजन इज, वनों की कटाई है, स्थानांतरित कृषि है, आनुवंशिक रूप से समान किस्मों को अपनाना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो 10 का आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपका सभी क्या चीजें हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मानव जनसंख्या में वृद्धि की दर में वृद्धि हुई है, प्रतिवर्ष मृत्यु में, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में, नई प्रजातियों के अनुसंधान में, फिर प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग में। ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ डेथ पर ईयर, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिसर्च ऑफ न्यू स्पीशीज, या कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा 11 का, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, प्राकृतिक नहीं, यहां पर आपका आंसर जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग। ठीक है, कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग, कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस पशु साम्राज्य का नाम बताइए, यानी उस एनिमल किंगडम का नाम बताइए जिससे मनुष्य संबंधित है। ठीक है, होमोसेपियंस है, एनेलिडा है, इसके अलावा एनिमेलिया है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा होमोसेपियंस। ठीक है, किससे रिलेट करता है ये मनुष्य? होमोसेपियंस। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 13, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो हैं ऑल्सो नोन एज प्रेरीज, सवाना, स्टेपीज, या फिर वेल्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा सवाना, ऑप्शन नंबर बी, सवाना। ठीक है, और सवाना का जो रिलेशन है किससे है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से। क्वेश्चन नंबर 14, शीतोष्ण स्टेपी किस बायोम का उप प्रकार है? आप जब अपना ये टॉपिक करेंगे तो उसमें जो टेबल होगी उस टेबल में भी सब चीजों को आप एक बार ठीक से देख कर जाएंगे। ठीक है ना, जिसमें बायोम के बारे में आपको बताया गया है, शायद बायोम की टेबल बनी हुई है आपकी बुक में। शीतोष्ण स्टेपी किस बायोम का उप प्रकार है? एक जंगल का, रेगिस्तान का, घास के मैदान का, या फिर जलीय। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रासलैंड्स। ठीक है, यानी घास के मैदान। स्टेपीज जो है वो घास का मैदान ही तो है ना। क्वेश्चन नंबर 15, मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है? मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है? महासागर, तटीय मुहाने, मूंगा चट्टाने, या फिर धाराएं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है उसमें क्या चीज इंक्लूड है? ठीक है, तो आपको ये आंसर बताना है। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धाराएं। क्या है आपका? धाराएं। बाकी सभी समुद्र वाले इकोसिस्टम से रिलेट करती हैं, है ना। कौन से वाले से? समुद्र वाले से। चलिए आगे चलते हैं। खनिज लवण सीधे कहां से प्राप्त होते हैं? मिनरल सॉल्ट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ के क्रस्ट से, वाटर साइकिल, एटमॉस्फेयर, या फिर फॉरेस्ट बायोम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी पर से, पृथ्वी का जो क्रस्ट है उस पर से। ठीक है, खनिज लवण डायरेक्ट वहीं से प्राप्त होते हैं, मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, अजैविक कारकों में शामिल है, यानी अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड है, निर्माता, उपभोक्ता, डिकम्पोजर, या फिर सूरज की रोशनी। ये बताना है आपको। बायोटिक और अबायोटिक आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपका अजैविक कारकों से के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका जाएगा सूरज की रोशनी। ठीक है, सूरज की रोशनी, यानी जैविक और अजैविक।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भूमि पर विभिन्न बायोम की सीमाएं मुख्य रूप से निर्धारित होती हैं जलवायु के थ्रू, तापमान, मानवीय गतिविधि या फिर आर्द्रता। तो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट बायोम्स ऑन लैंड आर डिटरमाइंड मेनली बाय क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर ह्यूमिडिटी। तो इसका आंसर आपका जाएगा ये किस चीज से निर्धारित होती है? क्लाइमेट से, यानी जलवायु से डिसाइड होती है। ठीक है, भूमि पर विभिन्न बायोम जो है उनकी सीमाएं, बाउंड्रीज कैसी रहेंगी, वो किस तरीके की होंगी, ये किस चीज की वजह से डिसाइड होता है? क्लाइमेट। जैसा क्लाइमेट होगा वहां की वेजिटेशन वैसी ही होगी, या वहां का बायोम वैसा ही होगा। रेगिस्तानी बायोम की मिट्टी किस प्रकार की होती है? ठीक है, डेजर्ट बायोम जो है वो किस तरीके का होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? ये देखिए, ह्यूमस की पतली परतों के साथ छिद्रपूर्ण होता है, फिर कम कार्बनिक पदार्थ के साथ पोषक तत्वों से भरपूर होता है, फिर अम्लीय पोषक तत्वों की कमी होती है, में कमी होती है, फिर उपजाऊ जलोढ़। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिच इन न्यूट्रिएंट्स विद लिटिल ऑर्गेनिक मैटर, कम कार्बनिक पदार्थ के साथ पोषक तत्वों से भरपूर। ठीक है, रेगिस्तानी बायोम की मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का उत्तरी भाग कहां पर स्थित है? भारत का जो उत्तरी भाग है, नॉर्थ वाला जो एरिया है भारत का, वो कहां पर स्थित है, आपको ये बताना है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, समशीतोष्ण क्षेत्र में या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में? तो इसका आंसर आपका जाएगा सी, सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस देश में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर आपका जाएगा ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में, है ना? कहां पर? ब्राजील में। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है क्या चीज? बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, डेवलपमेंट या फिर प्लांट एग्जिस्टेंस। इनमें से किसके अस्तित्व के लिए या फिर किसके एग्जिस्टेंस के लिए, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता यानी जैव विविधता होगी तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा आपका ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी मानव अस्तित्व के लिए। ठीक है, जैव विविधता के लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है? मानव अस्तित्व यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां हुई? ऑप्शन नंबर ए, पानी में, बी, वायु, सी, समतल भूमि या फिर डी, पर्वत। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या फिर इससे पहले भी चैप्टर 1 में भी थी जी, शायद 2 में भी थी, तो सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन कहां पर उत्पन्न हुआ था? पानी में ही उत्पन्न हुआ था। ठीक है, क्योंकि वैसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि एकदम से ही जीवन यहाँ पर आ जाए। धीरे धीरे छोटे छोटे जीव पानी में ही उत्पन्न हुए थे सबसे पहले, है ना, जो ऑक्सीजन छोड़ते थे। तो वो पूरा एक पूरी स्टोरी है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? वाटर में यानी पानी में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने निहारिका परिकल्पना दी? यानी नेबुलर हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत की थी? किसकी थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा लेप्लेस। ठीक है, लेप्लेस द्वारा लेप्लेस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कि आपको बताया गया था कि एक बादल के रूप में, ठीक है, एक बादल था, उससे फिर उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी की या फिर ग्रहों की। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जेस लेमेत्रे। जॉर्जेस लेमेत्रे यानी जो कॉन्सेप्ट था इनके द्वारा लाया गया था। और बिग बैंग थ्योरी जो थी ये प्लैनेट के बारे में नहीं थी, ये यूनिवर्स के बारे में थी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में थी? यूनिवर्स से रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने टकराव परिकल्पना दी? ठीक है, कौन सी परिकल्पना? टकराव, कोलिजन हाइपोथेसिस किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर जेम्स और हेरोल्ड जेफरी। सर जेम्स और हेरोल्ड जेफरी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है? ठीक है, ऊर्जा मुद्रा है। जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की ऊर्जा है? पीडीपी, डीटीपी, एटीपी या फिर एडीपी?
तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटीपी। एटीपी। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर देयर? 3, 2, 4 या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर आपका जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर आपका जाएगा बी, यानी 2 तरीके के। जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुकोशीय अपघटकों के नाम बताइए। बहुकोशिकीय अपघटकों के नाम बताइए, यानी मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स कौन से हैं? तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? बी, कवक। क्या जाएगा? बी, कवक। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीवों की खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण को क्या कहा जाता है? जीवों की खाद्य श्रृंखला में ईच स्टेप इन द फूड चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, क्या कहा जाता है? पोषक स्तर, ट्रोफिक लेवल, पिरामिड, फूड चेन या नन ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर जाएगा वही जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोषक स्तर यानी ट्रोपिक लेवल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य श्रृंखलाओं के नेटवर्क को क्या नाम दिया गया है? पिरामिड, उष्णकटिबंधीय स्तर, भोजन का स्तर या फिर फूड वेब? व्हाट नेम इज गिवन टू द नेटवर्क ऑफ फूड चेन? फूड चेन के पूरे नेटवर्क को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूड वेब। फूड वेब। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं के नेटवर्क को क्या कहा गया है? फूड वेब। एक दूसरे से रिलेट करते हैं ना, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बाघ जैसे दूसरे क्रम के उपभोक्ताओं का नाम बताएं जो भोजन के लिए मांस पर निर्भर है। नेम द सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर लाइक टाइगर विच डिपेंड ऑन फ्लैश फॉर फूड। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनको क्या कहा जाएगा? मांसाहारी। ठीक है, क्या कहा जाएगा? इनको मांसाहारी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन का आवश्यक घटक कौन सा है? कौन सा तत्व है? अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का आवश्यक घटक कौन सा तत्व है? इनमें से ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका तत्व है नाइट्रोजन। क्या है इसका तत्व? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 34 है, जीव मंडल का भू रासायनिक तत्व कौन सा है? विच वन इज द जियोकेमिकल एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर? इसका आंसर आपका जाएगा ये सभी, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं, कौन सा वो प्रोसेस है, कौन सी वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है? बाय विच प्रोसेस द बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन? इसको क्या कहा जाएगा? दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है? इसका आंसर आपका जाएगा डी, विनाइट्रीकरण, या फिर यहाँ पर डी लगा दिया है, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन करेक्ट आंसर है, डीनाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 36, सभी जीवित जीव ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में पानी का संचार बनाए रखते हैं। तो ये क्या कहा जाएगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जल चक्र, जल विज्ञान चक्र कहा जाएगा, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र या फिर जल चक्र इसको कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा ए, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो 36 क्वेश्चन थे आपके आज। ठीक है, इस चैप्टर के बायोस्फीयर के, जिसमें कि आपके कहीं ना कहीं 2 टॉपिक को मिक्स करके मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए। तो एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उन सबको अच्छे से कीजिए। इसके अलावा प्लेलिस्ट जो है वो भी आप ठीक तरीके से चेक कर लीजिए और एमसीक्यूज की काफी प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका भी टॉपिक रह गया उस टॉपिक को भी पढ़ना ना भूलें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले आप एनसीईआरटीज पढ़ चुके हैं तो कोई नई बात नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है किसी उसमें तो आप उसको बुक के थ्रू पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ रहा है तो अब सिर्फ रिवीजन चलना है। न्यू टॉपिक पर पढ़ सकते हो भी, टाइम है, इतनी कोई ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कि बिल्कुल ही सारे टॉपिक एकदम न्यू है, पर कुछ 2-4 टॉपिक जो कि आपको डिफिकल्टी है पढ़ने में उनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, लाइन टू लाइन यहाँ पर आपको एक बार देखना जरूरी है।
तो 9 o'clock आपकी क्लास होती है डेली, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की जा रही है, साथ ही में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी मैं। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आना है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा और आपका लाइव क्लास में वो होगा, ठीक है। डेट बता दी जाएगी आपको कब होगा, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उससे जाकर जुड़ सकते हैं ताकि आपको फर्दर उसकी थ्रू डिटेल्स मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए फोस्टर एकेडमी के साथ, काफी